स्टडी हॉगवर्ट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 के साइंस का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। In class 6 you learned that food is essential for all living organisms। क्लास 6 में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो फूड है, खाना, वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. These components of food are called nutrients and are necessary for our body. तो हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। इन कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाने की ज़रूरत होती है। Plants can synthesize food for themselves, but animals, including humans, cannot. Plants जो है वो अपना खाना बना सकते हैं खुद, पर एनिमल्स नहीं बना सकते। ह्यूमंस भी एनिमल्स होते हैं, तो एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते। They get it from plants or animals that eat plants. तो ये जो खाना है ये प्लांट से मिलता है या फिर एनिमल्स, कुछ एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं तो उन्हें खाना मिलता है ऐसे। Thus humans and animals are directly or indirectly dependent on plants। तो इस तरीके से ह्यूमंस और एनिमल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। बूझो wants to know how plants prepare their own food। बूझो जानना चाहता है कि प्लांट्स अपना खुद का खाना कैसे बनाते हैं। तो आप लोग ने तो पढ़ा ही होगा। तो प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस की मदद से बनाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। Plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals। तो सिर्फ प्लांट्स ही वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। और किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करके वो खाना बनाते हैं? वाटर, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और मिनरल्स। इन चीज़ों का यूज़ करके प्लांट्स अपने लिए खाना बनाते हैं। देयर रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन दिस सराउंडिंग्स। प्लांट्स के जो रॉ मटेरियल्स इन्हें जो यूज़ करने होते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स, ये इनके सराउंडिंग्स में प्रेजेंट रहते हैं, इनके आसपास रहते हैं। द न्यूट्रिएंट्स enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life processes। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिएंट्स किन किन चीज़ों के लिए ज़रूरत रहता है? अपनी बॉडीज़ को बनाने के लिए, ग्रोथ होने के लिए, डैमेज पार्ट्स होते हैं कुछ बॉडी के, उसे रिपेयर करने के लिए, और जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं जैसे डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, इन सब प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है और एनर्जी न्यूट्रिएंट्स से आती है। Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body। तो न्यूट्रिशन क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर वो खाना खाए और उसका यूज़ करे तो उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ये वाली लाइन, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, ये इसका डेफिनेशन है न्यूट्रिशन का, इसे याद कर लीजिएगा। The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic। Auto is equal to self, trophos is equal to nourishment, nutrition। तो ऐसा न्यूट्रिशन, ऐसा तरीके का न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस से, तो उस न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ यानी कि खुद से, ट्रॉफोस मतलब होता है नरिशमेंट। तो जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। जो ऑर्गेनिजम्स
अपना खाना खुद बना सकते हैं, जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैरी आउट कर सकते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं. Animals and most other organisms take in food prepared by plants. They are called heterotrophs. Heteros is equal to other. जो एनिमल्स होते हैं और बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ज़्यादातर, वो अपना खाना खुद बनाते हैं. मतलब वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो प्लांट्स का बनाया हुआ खाना खाते हैं, तो उन्हें हेट्रोट्रॉफ कहते हैं. हेट्रोज का मतलब होता है अदर, यानी कि दूसरा. ट्रॉफोज का मतलब तो न्यूट्रिशन होता है. तो जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, प्लांट्स का बनाया हुआ खाना खाते हैं, उन्हें हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं. और हेट्रोट्रॉफ्स जो न्यूट्रिशन करते हैं उससे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं. ओके. Paheli wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do. तो पहेली ये जानना चाहती है कि जो हमारी बॉडी है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स से खाना क्यों नहीं बना सकती. हमारी बॉडी इसलिए खाना नहीं बना सकती क्योंकि हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं है. क्लोरोफिल वो पिगमेंट होता है जिससे प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो सनलाइट कैप्चर करके और फिर फूड बनाते हैं. तो हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए हम लोग खाना नहीं बना सकते. Now we may ask where the food factories of the plants are located. Whether food is made in all parts of a plant or only in certain parts. तो अब हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि प्लांट्स के जो फूड फैक्ट्रीज होते हैं, मतलब प्लांट्स में फूड कहाँ बनता है, खाना कहाँ बनता है. तो प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं वहाँ पे खाना बनता है. तो लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द plants. How do plants obtain the raw materials from the surroundings? Raw materials like हमारा जो है क्या कहते हैं वाटर और जो मिनरल्स हैं वो तो सॉइल से मिल जाते हैं, रूट्स ले लेते हैं. एंड हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर से वही लीव्स ले लेते हैं, और सनलाइट भी लीव्स ले लेते हैं. How do they transport them to the food factories of plant? तो इसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए लाइक जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए जाइलम का यूज़ होता है. और क्या कहते हैं दूसरा होता है क्या कहते हैं जो भी खाना बन गया है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए दूसरे पार्ट्स में फ्लोएम का यूज़ होता है. ये हम चैप्टर 11 में पढ़ेंगे. फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स. लीव आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. तो प्लांट्स के फूड फैक्ट्रीज लीव्स हैं, यानी कि प्लांट्स का खाना कहाँ बनता है, लीव्स में बनता है, पत्तों में. देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीव. तो अगर खाना पत्ते पे बनता है तो पत्ते में बनता है तो वहाँ पे सारे रॉ मटेरियल्स आने चाहिए. जैसे किचन में खाना बनता है तो सारे रॉ मटेरियल्स किचन में रहने चाहिए, वैसे ही पत्ते में जब खाना बनता है तो सारे रॉ मटेरियल्स लीफ तक पहुँचने चाहिए. तो जो वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर अब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स. तो वाटर और मिनरल्स जैसे कि मैंने बताया ही था सॉइल में रहते हैं, तो उसे रूट्स क्या कहते हैं अब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद फिर वो लीव्स तक ट्रांसपोर्ट हो जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर is taken in through the tiny pores present on the surface of leaves. These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हवा से ले लिया जाता है. जो प्लांट्स हमारे लीव्स होते हैं उनमें छोटे छोटे पोर्स, छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हें स्टोमेटा कहते हैं. और ये गार्ड सेल्स से सराउंडेड होते हैं. ये देखिए, ये है क्या कहते हैं, ये स्टोमेटा है और ये इसके गार्ड सेल्स हैं. नाउ ये सेल्स, यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स. आप लोगों को पता ही है कि जो बिल्डिंग्स हैं वो ब्रिक्स से बनते हैं, ईंटों से बनते हैं. Similarly, the body of living organisms are made of tiny units called cells. तो जैसे बिल्डिंग्स हैं वो ईंटों से बनते हैं, ब्रिक्स से बनते हैं,
वैसे ही जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बनता है। तो सेल मतलब बिल्डिंग ब्लॉक होता है लाइफ का। जैसे ब्रिक्स से बिल्डिंग्स बनती हैं, तो सेल्स से सबसे पहले टिश्यूज़ बनते हैं और टिश्यूज़ से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और ऑर्गन सिस्टम से पूरी बॉडी बनती है, पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। और जो सेल्स होते हैं वो माइक्रोस्कोप में ही दिखते हैं। अगर आप ऐसे ही बस देखना चाहते हो जैसे आपके हाथ के अंदर कौन से सेल्स हैं, तो ऐसे ही नहीं दिखेगा, आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिर्फ एक ही सेल से बने रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, और इस चैप्टर में हम अभी पढ़ेंगे। और उन ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेलुलर कहते हैं, जिनमें सिर्फ एक सेल रहता है। और जैसे ह्यूमन बींग्स, इनके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, ट्रिलियंस, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। तो इन्हें हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। सेल इज एनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सेल है। तो ये सेल के ये जो एक बाउंड्री होती है पतली सी, उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। मोस्ट सेल हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्पेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड अ न्यूक्लियस। अच्छा, ये जो रेड कलर का डॉट लाइक मतलब स्पेरिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये न्यूक्लियस है। ये मतलब लाइक ब्रेन होता है सेल का। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और ये जो क्या कहते हैं सेल है, उसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। नाउ बूझो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स अब्सॉर्ब्ड बाय रूट्स रीच द लीव्स। अब बूझो ये जानना चाहता है कि जो पानी और मिनरल्स हैं रूट्स अब्सॉर्ब करते हैं, तो वो पत्तों तक कैसे पहुंचते हैं। तो वही है, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, द स्टेम एंड द ब्रांचेस एंड द लीव्स। मैंने आपको बताया था कि क्या कहते हैं पूरे प्लांट में वेसल्स होते हैं। तो वहाँ से क्या कहते हैं रॉ मटेरियल्स और प्रिपेयर्ड फूड आता है। दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ और passage फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव। तो उनका एक कंटिन्यूअस पासेज होता है कि मतलब रॉ मटेरियल्स हैं, ये सब लीव तक कैसे पहुँचेंगे, और क्या कहते हैं खाना बन गया, प्रिपेयर हो गया फूड, तो वो प्रिपेयर्ड फूड पूरे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में कैसे जाएंगे। तो इसके लिए वेसल्स यूज होते हैं। दे आर कॉल्ड वेसल्स, उन्हें वेसल्स कहते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। चैप्टर 11 में हम पढ़ेंगे। Paheli wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plant cannot। तो पहेली ये जानना चाहती है कि पत्तों में इतना खास क्या है कि वो खाना बना सकते हैं, पर और प्लांट्स के जो भी अदर पार्ट्स होते हैं वो नहीं बना सकते। तो मैंने आपको बताया ही है कि लीव्स में होता है क्लोरोफिल, जो सनलाइट कैप्चर करता है। The leaves have a green pigment called chlorophyll। लीव्स में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। It helps leaves to capture the energy of the sunlight। सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करने के लिए, सनलाइट की एनर्जी को पकड़ने के लिए क्लोरोफिल होता है। This energy is used to synthesize, prepare food from the carbon dioxide and water। तो ये जो एनर्जी है जो लीव्स के क्लोरोफिल कैप्चर करते हैं, ये एनर्जी खाना बनाने के लिए यूज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके। सिंथेसाइज का मतलब होता है प्रिपेयर, यानी कि बनाना। Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis। Photo, light, synthesis to combine। तो जो खाने का सिंथेसिस यानी कि जब जो खाना बनता है, प्रिपरेशन ऑफ फूड है, वो सनलाइट में होता है, धूप में होता है, इसलिए इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जिसमें फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस मतलब होता है बनाना। तो
लाइट में जो बनाते हैं उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं. So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide, and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. It is a unique process on the earth. ये अर्थ पे एक यूनिक प्रोसेस है. यूनिक कैसे? क्योंकि प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं और ज़्यादातर जो भी एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिजम्स है ये खाना अपना खुद नहीं बना सकते हैं. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. तो ये जो सोलर एनर्जी है, सनलाइट की एनर्जी, सोलर एनर्जी है, इसे लीव्स कैप्चर कर लेते हैं और इसे क्या कहते हैं, फूड के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं. Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organisms. तो सन जो है वो एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है, मतलब एकमात्र सहारा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? अब अगर अर्थ में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कैसी होगी लाइफ? क्या आप सोच सकते हो? इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड. तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कोई खाना नहीं रहेगा. द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स. तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्शन रहता है प्लांट्स से कि प्लांट्स खाना बनाएंगे तो वो उन्हें खाएंगे, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ एन एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. तो ऑक्सीजन जो है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलता है तो ऑक्सीजन भी कम हो जाएगा. इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ. तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो अर्थ पे लाइफ नहीं हो सकती है, नामुमकिन है. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, एक मिनट, ये वाला भी है ना ब्लू बॉक्स. बिसाइड लीव्स, photosynthesis also takes place in the other green parts of the plant, in green stems and green branches. तो लीव्स जो है उनका फोटोसिंथेसिस मतलब प्लांट्स में लीव्स में ही नहीं होता है, जितने भी ग्रीन पार्ट्स हैं उनमें हो जाता है, जैसे कि जो स्टेम्स हैं और ब्रांचेस ग्रीन होने चाहिए. द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल or spine-like leaves to reduce loss of water by transpiration. These plants have green stems which carry out photosynthesis. अब क्या कहते हैं, जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं जैसे कि कैक्टस, तो उसमें कांटे कांटे रहते हैं. तो वो कांटे कांटे जो रहते हैं वो उसके पत्ते होते हैं, वो एकदम कांटे जैसे या स्पाइन जैसे इसलिए होते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन से वाटर का लॉस ना हो. ये जो प्लांट्स हैं ये ग्रीन स्टेम से अपना फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं. ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होता है जिससे मतलब पानी एवेपोरेट होता है लीव्स के सरफेस से. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ लीव्स in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. Figure 1.3. The process can be represented in an equation. तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो क्लोरोफिल है वो अगर सनलाइट हो तभी सनलाइट को कैप्चर करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करता है और उससे कार्बोहाइड्रेट बनाता है या फिर और कोई न्यूट्रिएंट. द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन. तो इसका एक इक्वेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल बिकम्स कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन. तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा. नाउ ये
ये पत्ते हैं। अब इसमें ये क्लोरोफिल है और ये गार्ड सेल्स हैं और ये स्टोमा है। ये सब आपको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस आपको ये पता रहना चाहिए कि आप क्या कहते हैं, ये जो आपका स्टोमेटा होता है उसके अंदर का जो सिंगल पोर्स रहते हैं उसे स्टोमा कहते हैं। तो वो गार्ड सेल्स से सराउंड रहते हैं। गार्ड सेल्स का क्या काम रहता है, मतलब गेट खोलना बंद करना रहता है ना गार्ड का काम। वैसे ही स्टोमा यानी कि स्टोमेटा के अंदर पानी जाए कि ना जाए ये काम रहता है, या कुछ भी गार्ड सेल्स का काम रहता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, तो इस प्रोसेस में ऑक्सीजन भी निकलता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट। तो लीव्स में स्टार्च का होना ये बताता है कि इसमें क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि स्टार्च एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है। Bujo has observed some plants with deep red, violet, or brown leaves. He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis. तो बूझो ने देखा है कि कुछ ज़्यादा डार्क रेड, वायलेट, पर्पल या फिर ब्राउन कलर के लीव्स, तो वो जानना चाहता है कि ये पत्ते फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं कि नहीं। तो आप लोग ने देखा ही होगा ऐसे टाइप के प्लांट्स। इसका आंसर अभी मैं बताती हूँ। एक्टिविटी 1.1, टेक 2 potted plants of the same kind। दो सेम मतलब सेम प्लांट्स ले लेना गमले में लगे हुए, और एक को डार्क में रख दो, यानी कि मतलब किसी बंद कमरे में रख लो अंधेरे में, और 3 दिन के लिए 72 आवर्स यानी कि 3 दिन, और दूसरे को सनलाइट धूप में रख लो। परफॉर्म iodine test with the leaves of both the plants as you did in class 6। हाँ, तो आयोडीन टेस्ट करेंगे हम दोनों प्लांट्स के पत्तों से। Now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3 to 4 days and perform the iodine test again on the leaves। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक। तो इस एक्टिविटी में क्या होगा कि एक जो डार्क में प्लांट रखा था, तो उसका जब हम आयोडीन टेस्ट करेंगे तो अगर उसमें स्टार्च होगा तो वो ब्लू रंग में कन्वर्ट हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होगा इस डार्क रूम में जो रखा था प्लांट उसमें, क्योंकि वो 3-4 दिन से फोटोसिंथेसिस कैरी आउट नहीं कर रहा है और उसका स्टार्च यूज अप हो चुका है। और जो ये हमने सनलाइट में प्लांट रखा था, इस प्लांट को अगर आप इस पे आप स्टार्च मतलब आयोडीन टेस्ट करोगे तो वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा, क्योंकि उसमें स्टार्च अभी भी है, क्योंकि उससे धूप में रखा है तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है। अब आपने ये जो डार्क में रखा था प्लांट, अगर आप इसे फिर से बाहर रख दो तो फिर इसमें फोटोसिंथेसिस होगा, और उसके बाद जब आप उस पर टेस्ट करोगे आयोडीन टेस्ट तो वो फिर से ब्लू ब्लैक हो जाएगा। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। The large amounts of red, brown and other pigments mask the green color. Photosynthesis takes place in these leaves also। तो ये जो पहेली ने क्वेश्चन बूझो ने ये जो क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर यहाँ है। जो प्लांट्स ग्रीन नहीं होते हैं, जिन प्लांट्स के लीव्स जो है वो ग्रीन नहीं होता है, उनमें भी क्लोरोफिल होता है। पर उसमें जो जैसे कोई रेड कलर का प्लांट है या वायलेट कलर का प्लांट है, तो वायलेट या रेड कलर के जो पिगमेंट्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं क्लोरोफिल से, तो वो मास्क कर देते हैं, उसके ऊपर उसे ढक देते हैं, तो इसलिए हमें दिखते नहीं है वो प्लांट्स ग्रीन कलर के, पर फोटोसिंथेसिस इनमें भी होता है। You often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies.
तो वाटर बॉडीज या पॉन्ड्स में आपने देखा होगा, स्टैगनेंट वाटर बॉडीज या पॉन्ड्स में आपने देखा होगा कि स्लाइमी ग्रीन से पैचेस काई जैसे रहते हैं. दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गी. तो वो एल्गी होता है. कैन यू गेस व्हाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? एल्गी का कलर ग्रीन क्यों होता है? एल्गी में क्लोरोफिल होता है. दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम देयर ग्रीन कलर. तो एल्गी में क्लोरोफिल होता है जिससे उन्हें अपना हरा रंग यानी कि ग्रीन कलर मिलता है. एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस. तो एल्गी जो है वो अपना खाना खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस से. Synthesis of plant food other than carbohydrates. You have just learned that plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis. तो अभी आपने पढ़ा है कि जो प्लांट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस. The carbohydrates are made of carbon, hydrogen and oxygen. जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने रहते हैं. These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats. तो कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के होते हैं. तो इन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनका यूज़ करके हम फैट्स और प्रोटीन्स बना सकते हैं, मतलब प्लांट्स बनाते हैं. बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन. फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? पर प्रोटीन में तो नाइट्रोजन होता है, तो प्लांट्स को नाइट्रोजन कैसे मिलता है? Recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air. तो 6th क्लास में हमने पढ़ा था कि एयर में 78% नाइट्रोजन है. तो इतना ज़्यादा नाइट्रोजन है, क्या प्लांट्स ऐसे यूज़ नहीं कर सकते? नहीं कर सकते. However, plants cannot absorb नाइट्रोजन in this form. तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, इसे नहीं यूज़ कर सकते हैं प्लांट्स. Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil. तो सॉइल जो होती है मिट्टी, उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेरिक यानी कि गैसियस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं ऐसे फॉर्म में जो प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं और उसे मिट्टी में डाल देते हैं. These are absorbed by the plants along with water. और पानी के साथ ये जो नाइट्रोजन होता है इसे प्लांट्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं. Also, you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. तो फार्मर्स भी फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं नाइट्रोजन से फुलफिल करने के लिए सॉइल को. In this way, the plants fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents. Plants can then synthesize proteins and vitamins. अच्छा, आज ये पार्ट 1 था. पार्ट 1 में इतना ही. अगले पार्ट 2 में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe my channel.